तो दोस्तों वेस्ट एशिया में चल रहा वॉर ड्रैग होता जा रहा है और इस वॉर के ड्रैग होने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से किस प्रकार पूरे विश्व में क्राइसिस आ सकती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑयल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर सल्फर, हीलियम, फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज तक क्या क्या समस्याएं आगे आ सकती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक के युद्ध में दोस्तों हमको ये देखने को मिला है कि ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक का इस्तेमाल किया है। ईरान को ये पता था कि वो इसराइल और अमेरिका से कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो जीत नहीं सकता, तो उसने अपनी ज्योग्राफी को लेवरेज करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया, इसको अनयूजेबल बना दिया। ईरान के पास बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स हैं जिसको मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है। ये आर्म्ड हैं, इनमें रॉकेट्स हैं, मशीन गन्स हैं, एंटीशिप मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, नेवल माइंस हैं। तो इनकी मदद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट कर रखा है, अपनी कोस्ट लाइन को मिलिटराइज कर रखा हुआ है। और ईरान धमकी दे रहा है कि कोई भी शिप यदि ईरान के बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करने की गलती करता है तो ईरान उसके ऊपर अटैक करेगा। इस डर से शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, शिप्स स्ट्रैंडेड हैं। तो इससे क्या है दोस्तों, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन गई है। तो इससे हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ी, शिप्स के इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बढ़े। तो जब ऑयल की सप्लाईज में शॉर्टेज देखने को मिल रहा है तो हमको देखने को मिला कि ग्लोबल इन्वेंटरीज ऑयल की वो श्रिंक होती जा रही हैं। कच्चे तेल की कीमत ऑलरेडी $110 प्रति बैरल को क्रॉस कर चुकी है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि क्रूड प्राइसेस $150 प्रति बैरल भी क्रॉस कर सकती हैं, इवन 200 भी इम्पॉसिबल नहीं है। और यदि ऐसा होता है दोस्तों तो फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश निश्चित है, क्योंकि ऑयल ही दुनिया भर की इकोनॉमी की बैकबोन होता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से 20% ग्लोबल ऑयल में डिस्ट्रप्शन आ चुका है। युद्ध से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स निकलते थे उस ट्रैफिक में 95% की गिरावट आ गई है। पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल सबकी शॉर्टेज आ रही है और इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, हर एक चीज़ कॉस्टली होने वाली है। हर जगह महंगाई बढ़ने वाली है। अब भारत में हम महंगाई को कैसे नापते हैं? CPI और WPI की मदद से। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI ये मेजर करता है कि आम आदमी जो ऑर्डिनरी मैन होता है उसके लिए लाइफ कितनी एक्सपेंसिव होती जा रही है, आम इंसान के लिए गुड्स और सर्विसेज कितनी महंगी हो रही हैं। वहीं WPI ये मेजर करता है कि प्रोड्यूसर्स और बिजनेसेस के लिए गुड्स कितने महंगे होते जा रहे हैं। तो जैसे आम इंसान किन चीज़ों पर खर्च करेगा, अपने खाने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, घर के आइटम्स हो गए, या एजुकेशन की फीस हो गई, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, ये जो डेली गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनके ऊपर आम आदमी खर्च करता है। तो CPI ये मेजर करता है कि इनकी प्राइसेस में कितनी बढ़ोतरी हुई। यही जो आम आदमी की महंगाई होती है, इसी को देखकर RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करता है और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करता है। हेल्दी इकोनॉमी के लिए CPI की अपर लिमिट रखी गई है 6%, ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए। मार्च में CPI 3.4% था, अप्रैल में बढ़कर ये 3.48% हो गया है। तो अभी भी ये 6% से नीचे है। बट यदि क्राइसिस लंबी चलती है, महंगाई इसी प्रकार बढ़ती रहती है, तो फिर ये 6% का मार्क भी ब्रीच हो सकता है। दरअसल जो ऑयल शॉक होता है वो सबसे पहले WPI को हिट करता है। इसके बाद धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि CPI बढ़ना चालू होता है, क्योंकि जैसा कि हमने बात करी, WPI ये ट्रैक करता है कि बिजनेसेस और होलसेलर्स के लिए चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। उनको जो फ्यूल खरीदना है, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, मेटल्स, केमिकल्स हो गए, इनकी प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं। तो प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं, इसको WPI मेजर करता है। तो प्रोडक्ट्स इससे पहले कि कंज्यूमर्स के पास पहुंचें, उनकी प्राइसेस में क्या बढ़ोतरी हुई है, ये WPI ट्रैक करेगा। CPI क्या है, रिटेल लेवल पर प्राइसेस कितनी बढ़ी, कंज्यूमर के पास जब पहुंच गई, आम आदमी के पास, तब उनकी प्राइसेस कितनी बढ़ी, ये CPI ट्रैक करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, रॉ मटेरियल्स महंगे होंगे, तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर इम्पैक्ट होगा। प्रोड्यूसर्स और बिजनेसेस की इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगी, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार के ग्लोबल शॉक के लिए WPI बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, पूरी की पूरी सप्लाई चेन महंगी हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। और ये हमको देखने को भी मिला। मार्च में WPI 3.88% था, अप्रैल में ये बढ़कर 8.3% हो गया है। देखिए कितना शार्प जंप आया है। CPI मार्च में 3.4% था, अप्रैल में 3.48% बढ़ा है। लेकिन यहाँ WPI में जंप देखिए आप, अप्रैल में ये 8.3% हो गया है। तो इसीलिए जो ऑयल शॉक होता है, सबसे पहले उसका असर WPI पर देखने को मिलता है। इसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके जो पेन होता है ये CPI में स्प्रेड होता है, क्योंकि बिजनेसेस के लिए जो कॉस्ट बढ़ी है इसे इवेंचुअली वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे ही।
तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो क्राइसिस आई है, जल्दी हमको भारी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। महंगाई के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब इसमें एक और डेंजरस स्थिति है, जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ेगा। महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी। जब किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है, लोन लेना कठिन हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, बिजनेसेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाता है। इससे महंगाई बढ़ जाती है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो जाती है, तो इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलता है। तो अब मैंने कहा था एक डेंजरस स्थिति आएगी, तो वो डेंजरस स्थिति ये है कि आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमी आपकी स्लो हो रही है, ग्रोथ स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन हाई है। तो ये जो स्लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन होता है एक साथ, इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। ये वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन, महंगाई भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी स्टैग्नेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। सरकारों के लिए और सेंट्रल बैंक्स के लिए इसे हैंडल करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि 3 प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं। चीज़ों के दाम रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी आपकी कमज़ोर है और जॉब्स स्कैर्स हैं, जॉब्स की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इधर लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट सब कुछ महंगा होता जा रहा है। तो लोगों की परचेसिंग पावर कोलैप्स हो जाती है। इसलिए स्टैगफ्लेशन बहुत डेंजरस होता है। मुश्किल ये हो जाती है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इससे लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं, लेकिन उधर ग्रोथ वीक है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए डिलेमा आ जाती है, इसलिए इसको इकोनॉमिक नाइटमेयर कहा जाता है। तो अभी ऐसे ही सिचुएशन बन रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिट हो रहा है, देश में वेल्थ इनफ्लोज में कमी आ रही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी हिट हुआ है। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लोग पैनिक करने लगेंगे। फिर हमको सडनली देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, एकदम से क्रैश आ गया, मैसिव सेल ऑफ्स देखने को मिलेंगे। एक और समस्या है कि करेंसी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, रुपी डिप्रिशिएट होता जाएगा। अब ऑयल महंगा हुआ है, महंगा तेल आपको डॉलर से खरीदना है, आप ज़्यादा डॉलर्स खरीदोगे, डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर अप्रिशिएट होगा, रुपी डिप्रिशिएट होगा। यही कारण है कि पीएम मोदी ने देश से गुहार लगाई थी कि आप साल भर तक गोल्ड मत खरीदिए, क्योंकि भारत बहुत ही कम गोल्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है। ज़्यादातर गोल्ड हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑयल भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है 85%। तो इसलिए पीएम मोदी ने फ्यूल को बचाने की भी गुहार लगाई है, फॉरेन ट्रैवल न करने की भी गुहार लगाई है, क्योंकि वहाँ भी डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार कम फर्टिलाइजर्स यूज़ करने और कम एडिबल ऑयल्स को यूज़ करने की गुहार लगाई है। ये भी वो सामान है जो हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं और इनके पेमेंट्स हमको डॉलर्स में करने पड़ते हैं। इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कम होता है, रुपए में गिरावट आती है। तो एक समस्या और जो आ सकती है वो ये है कि रुपया कमज़ोर होता जाएगा, और जब रुपया कमज़ोर होगा तो हमारे लिए इंपोर्ट्स और कॉस्टली हो जाएंगे, तो इससे महंगाई और बढ़ेगी। तो यही खतरा अभी मंडरा रहा है। ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि जो प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं। हमारे पास कोई सामान आ रहा है, हमारी टेबल पर जो खाना आ रहा है, उसके पीछे के क्या प्रोसेसेस हैं, वो कैसे आ रहा है, इसकी समझ नहीं होती लोगों के अंदर। बिकॉज ये जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस होते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स एक चेन होती है। तो चूंकि हम इस चेन ऑफ ऑपरेशंस को नहीं समझते, इस पूरी सप्लाई चेन को नहीं समझते, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं इसको नहीं समझते, इसलिए हम इस बात के लिए तैयार नहीं होते जो समस्या आने वाली होती है। तो अब जैसे तेल महंगा होगा, तेल की शॉर्टेज होगी, इससे हर एक चीज़ महंगी होगी। बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी सिस्टम्स आपके इम्पैक्ट होंगे, तो आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेसेस इम्पैक्ट होंगे। जैसे हम फर्टिलाइज़र की बात कर लें, पहली बात तो विश्व का लगभग 1/3 फर्टिलाइज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। अब इसकी सप्लाई में डिसरप्शन आ गया है, तो एक तो आपको फर्टिलाइज़र बाहर से मिलेगा नहीं, फिर आप जो डोमेस्टिकली फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करते हो उस प्रोसेस में एनर्जी लगती है, एनर्जी हो गई कॉस्टली, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कॉस्टली हो गया आपका। तो फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज भी आएगी और वो एक्सपेंसिव भी होता जाएगा। हाइयर प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, सप्लाई कम होगी फर्टिलाइज़र की, तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा, क्रॉप यील्ड्स कम होंगी। अब फूड सप्लाई में गिरावट आएगी तो फूड की प्राइसेस बढ़ेंगी, खाना महंगा हो जाएगा। इसके ऊपर से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 1870 में जो मेजर सीवियर एल नीनो इवेंट आया था, वैसा ही कुछ या उससे ज़्यादा अभी 2026 में आ सकता है। उस समय 60 मिलियन लोगों की जान चली गई थी।
1870s में आए एल नीनो इवेंट में विश्व की 3 से 4% आबादी समाप्त हो गई थी। तो आप समझ लीजिए कि एक तो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, फूड प्रोडक्शन में गिरावट आएगी, प्लस इसके साथ एल नीनो इवेंट 2026 में आ सकता है। तो इससे क्या होगा, फैमिन लाइक सिचुएशन आ जाएंगी, खाने की कमी देखने को मिल सकती है। इस समय पृथ्वी पर 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। यदि इससे 3 से 4% लोग इम्पैक्ट होते हैं तो आप समझ लीजिए इस क्राइसिस से लगभग 300 मिलियन लोग आज रिस्क पर हैं। और ये तो कहने की बात ही नहीं कि ये लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी से आते होंगे। कोई भी क्राइसिस आती है, सबसे गरीब लोग ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट होते हैं। तो इस चीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फ्यूल और फूड की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, कि इस क्राइसिस से बिजली के दाम कैसे बढ़ेंगे। देखिए ये सब चेन रिएक्शन है, एक बार फ्यूल की प्राइस बढ़ी, हर एक चीज की प्राइस बढ़ेगी। आज भी भारत में लार्ज पोर्शन हम कोयले से जनरेट करते हैं बिजली का। अब कोल को माइन करने में, एक्सट्रैक्ट करने में एनर्जी लगेगी, जो इक्विपमेंट होगा, हैवी मशीनरी होगी, वो फ्यूल पर चलेगी। फ्यूल हो गया कॉस्टली, तो कोल का माइनिंग एक्सट्रैक्शन कॉस्टली हो गया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है वो भी कॉस्टली हो गया, उसमें भी फ्यूल लगेगा। तो कोयला जिससे बिजली बननी है उसका एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट कॉस्ट महंगी हो गई, तो इससे बिजली के दाम बढ़ेंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को टैरिफ्स बढ़ाने पड़ेंगे, पावर की शॉर्टेज देखने को मिलेगी, पावर कट्स देखने को मिलेंगे। और ये सब पीक डिमांड सीजन, गर्मी के सीजन में होगा, जहां पर कूलिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। सरकार के ऊपर सब्सिडी का बर्डन भी बढ़ेगा, तो ये एक और चैलेंज है। इसके बाद हम बात करेंगे हीलियम की। विश्व का लगभग 30 से 35% हीलियम हॉर्मुज स्ट्रेट से पास होता है। अब इसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, तो हीलियम सप्लाई में डिक्लाइन आएगा। ये सीरियस इसलिए है क्योंकि हीलियम यदि डिक्लाइन हुआ तो आप समझ लीजिए हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स पर इसका असर पड़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हीलियम एक कूलिंग गैस होती है, एक कूलेंट की तरह काम करता है। हीलियम केमिकली इनर्ट होता है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स के ऊपर भी हीलियम लिक्विड बना रह सकता है, और लिक्विड हीलियम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स के काफी नजदीक पहुंच सकता है। एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो इतने लो टेम्परेचर्स पे होने के कारण बड़ी बड़ी मशीन्स और सिस्टम से हीट को रिमूव करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अस्पतालों में MRI स्कैनर्स देखे होंगे, उनमें कूलिंग्स के लिए, उनमें जो मैग्नेट्स होती हैं उसकी कूलिंग के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हीलियम का यूज़ किया जाता है, रॉकेट इंजन्स वगैरह में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हीलियम का इस्तेमाल होता है। तो हीलियम इतना महत्वपूर्ण है, दरअसल नेचुरल गैस की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हीलियम बाय प्रोडक्ट की तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कतर हीलियम को भारी मात्रा में प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस समय पर सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग भी रिड्यूस हो गई है, तो प्रोडक्शन भी घट रहा है और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। इससे वाइड स्प्रेड शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो इससे हमें MRI एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए, सेमीकंडक्टर्स, AI चिप्स, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के दाम बढ़ेंगे। हीलियम की बात कर ली, अब बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल केमिकल होता है। ऑयल रिफाइनिंग और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग में सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होती है, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स में इसका उपयोग किया जाता है, बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में और मेटल प्रोसेसिंग में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग डिक्लाइन हो गई है तो सल्फर डाइऑक्साइड का जनरेशन डिक्लाइन हो गया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड के जो प्लांट्स होते हैं वो हाईली एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, और एनर्जी की तो शॉर्टेज है, शिपिंग नेटवर्क्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं। तो वैसे ही जैसा हीलियम का केस है, ना ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। सल्फर की रिकवरी, मेकिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ गिर गया है। तो इससे देशों में इंडस्ट्रियल आउटपुट में गिरावट आएगी। सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर रिफाइनिंग और कॉपर एक्सट्रैक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कमी से पूरी कॉपर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। कॉपर का इस्तेमाल हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करने में होता है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के लिए कॉपर क्रिटिकल है। आजकल ये जो डेटा सेंटर्स बनते जा रहे हैं इसमें कॉपर लगता है। डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर भी महंगा होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हर एक चीज़ महंगी होती जाएगी। लोग पैसे को सेव करेंगे, फूड जैसी एसेंशियल कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए पैसा रखेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरेगी, कंपनीज का वैल्यूएशन क्रैश होगा, कई कंपनीज को बंद होना पड़ेगा।
एंटायर प्रोडक्शन लाइन इम्पैक्ट होगी। अचानक से हम देखेंगे कि सुपरमार्केट की शेल्फ हमको एम्प्टी दिखने लगी। तो इस प्रकार सभी देशों के प्रोडक्शन प्रोसेसेस बस एक स्ट्रेट के बंद हो जाने से इम्पैक्ट होंगे। इतनी सीवियर क्राइसिस आने वाली है कि कई एनालिस्ट्स का मानना है कि यदि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इसमें वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा लोगों की जानें जाएंगी। इस मैग्नीट्यूड की क्राइसिस ये हो सकती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वेस्ट एशिया में युद्ध समाप्त हो, सीज फायर हो, पीस डील हो, ईरान के द्वारा बिछाई गई सी माइंस को रिमूव किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से ओपन हो और चीजें बैक टू नॉर्मल आए। ऐसा नहीं होता है तो कुछ ही महीनों के अंदर हम सभी को बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।